चिलचिलाती धूप, शदीद गर्मी और मरे पे सौदुर रहे। बिजली की लोड शेडिंग से कराची वालों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। कहते हैं दिन का चैन और रात का सुकून गारत हो गया है। बिजली 1 घंटा आती है, 3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई और तबाही लाई है और वजीर खजाना कहकहे लगाकर जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। नून लीग आई है, महंगाई है, तबाही ही तबाही है। कराची वाले कहते हैं अल्लाह के वास्ते बिजली दे दो, रात को सोने दो, सुबह को कमाने दो, वरना बिल कैसे भरेंगे। 2 कमरों के फ्लैट पर 25,000 का बिल दे दिया। खातून सीखपा बोली 10-10 घंटे बत्ती बंद रहती है, रात को सो नहीं पाते, सुबह स्कूल दफातर जाना मुश्किल हो गया है। लाइट तो बहुत जा रही है, 10 घंटे लाइट जा रही है तो बिल 25,000 का दे रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आदमी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत तंग कर दिया इन लाइट वालों ने। हुकूमत पेट्रोल डीजल महंगाई का एटम बम हर हफ्ते गिरा रही है। वजीर खजाना अवाम की मजबूरियों पर हंस रहे हैं। ये बिल्कुल भी अवामी हुकूमत नहीं, अवाम ख्वार हो रहे हैं। इनके घरों में बिजली बंद हो, ये रात भर जागे तो इन्हें मालूम हो। लाइट जा रही है, उसकी वजह से तकलीफ तो होती है इंसान को। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सारे बच्चे जो है परेशान, नींदें पूरी नहीं हो रही, हमने जॉब करनी होती है सुबह। शहरियों का कहना है कि बिजली ने बहुत तंग कर रखा है। 1 घंटे आती है, 3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। हुकूमत ही सही नहीं तो मुल्क का निजाम कैसे दुरुस्त हो। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची वालों का एहतजाज जायज है। अवाम की जिंदगियां अजाब करके उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इन्हें एहतजाज का भी हक नहीं दिया जा रहा। ये है जमहूरियत। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम के साथ साथ सियासी रहनुमा भी सरापा एहतजाज हैं। शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे रहे हैं। कहते हैं हम 4 भाई मिलकर 1 रोटी खाएं और ये 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाएं। इंपोर्टेड इत्तेहादी हुकूमत के पास शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, सियासी रहनुमा भी बोल उठे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, लोड शेडिंग के लिए कराची वालों का एहतजाज बिल्कुल जायज है। पुलिस एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद ना करे। जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। शहबाज गिल बोले, अवाम की जिंदगी अजाब करके इन्हें एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा। ये है इनकी जमहूरियत और जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम। फरूख अब्दुल्ला ने शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, 3 माह में नालायक वजीर आजम की नाअहली की वजह से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। जुलाई में अवाम को मजीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम शेर जमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, एक तो बिजली महंगी, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग। किसी एक शोबे को भी फाशिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। इन्होंने कहा, हम 4 भाई मिलकर 1 रोटी खाएं और आप 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाएं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो आप में नहीं। और यहाँ आपको खबर दें कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सेंट्रल एसी सिस्टम दूसरे रोज भी ठीक ना हो सका। शदीद गर्म मौसम में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हब्स और गर्मी से दिल के मरीजों का बुरा हाल है। तीमारदार दस्ती पंखों से मरीजों को हवा झलते रहे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सेंट्रल एसी सिस्टम की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी का सेंट्रल एसी सिस्टम बंद हो गया, जिसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रात से बंद एसी सिस्टम को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट PIC की इमरजेंसी में मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत-ए-हाल जानते हैं। ताबिश, क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गुज़िश्ता रात एसीओ की गैस लीकेज होने की वजह से 40 से ज़ायद एसी जो है मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ के, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी और हब्स के इस मौसम में जो दिल के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन फ़हद अगर आपको दिखा रहे होंगे तो बड़ी तादाद में मरीज़ों के साथ उनके लाहिकीन जो है वो अपने पेशेंट्स को अब इस हॉस्पिटल से लेकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी और हबस की वजह से दिल वैसे ही बहुत ज़्यादा घुटन का शिकार हो रहा है। और जहाँ पर AC और सफोकेशन इतनी ज़्यादा है कि मरीज़ और लाहिकीन बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता रात जो है AC ख़राब हुए थे। जब मेरी MS से बात हुई डॉक्टर फ़ारूक से, तो उनका ये कहना था कि AC जो है अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, 5 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। लिहाजा देखना होगा कितनी देर मज़ीद लगती है AC ठीक होने में और मरीज़ों को जो गर्मी है और हबस है उससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि जो लाहिकीन है वो जो दस्ती पंखे हैं उनसे हवा देकर अपने जो मरीज़ों को जो है हवा दे रहे हैं। जी
अहम खबर शामिल करते हैं यहाँ पर। पीटीआई दौरे हुकूमत की एक और कामयाबी, एफबीआर ने 6000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दिया। शाबाश एफबीआर और पीटीआई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहा हमारी मुआशी पॉलिसी और तरक्की पसंद टैक्स पॉलिसियों से ये सब मुमकिन हुआ। हुकूमत अब पहले से आए टैक्सों पर टैक्स लगाने का काम सर अंजाम न दे। शौकत तरीन की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत की एक और कामयाबी ये है कि एफबीआर ने 6000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। मुजम्मिल असलम ने एफबीआर के 6000 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने पर ट्वीट शट कॉल दी और उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा कि 6100 अरब का टैक्स हासिल नहीं होगा। मुजम्मिल असलम ने कहा कि दूसरी बात उनके लिए है जिन्होंने कहा कि बराह रास्त टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स में 31%, सेल्स टैक्स में 28% का इजाफा हुआ है। मुजम्मिल असलम ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर सेल्स टैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाते तो वसूली 6.5 ट्रिलियन होती। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। हासिल होगा तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर 6 महीने की मुद्दत की जो कैटेगरी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसका मंजूरी दी गई है। उसके अंदर 6 महीने मतलब कि 1 साल की तोसी तक जो इख्तियार है वो वज़ारत दाखिला को दे दिया गया है। उसके साथ साथ जो वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ हैं उसमें भी दरख्वास्त कुंदा की फ़ोटो, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर शामिल होंगे, जबकि तौसी की सूरत में सिर्फ एंट्री वीज़ा पेज अजाफी तौर पर दरकार होगा। इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आसानी के लिए हमारे जो वर्कर्स आते हैं, जो जिनका तिजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर उसको फ़रोग़ देने के अंदर भी उनका हिस्सा होता है, उनके लिए एक आसानी पैदा की गई है कि ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की जो वीज़ा के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और का रिकमेंडेशन लेटर और SECP की जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी उससे उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है कि जो उनको अगर वीज़ा चाहिए तो जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो हेल्पर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और SECP की रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दिया जा रहा है, क्योंकि और इसका बुनियादी वजह इस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की है कि ये तमाम जो ट्रेड है और जो इनका काम है वो बॉर्डर के ऊपर होता है, इसलिए इनको इन दोनों चीज़ों से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। और उसके बाद ये हदायत जारी कर दी गई है इस मंजूरी के बाद के नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए, इसके निज़ाम में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए काबीना की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है। और इसके ऊपर मज़ीद ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिलसिले को जारी रखने के लिए एक काबीना की कमेटी का भी आज बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जो इस अमल को एक रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोसेस का वो अमल जो है उसकी शुरुआत आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ जो एक बहुत मसला अफ़गानिस्तान से जो मरीज़ आते हैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उसके वीज़ा नरमी की भी तजवीज़ इसमें शामिल है, जिसकी आज मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ मैं इससे पहले कि कायरा साहब और रिलीजियस हज पॉलिसी के अंदर तरमीम भी जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई है, जो प्राइवेट हाजी जिन्होंने जाना था ज़ाहिरीन, उन सब का भी अभी आपको जो सेक्रेटरी हैं रिलीजियस अफेयर्स के वो इसको कंप्लीट इसके क्या खदोखाल हैं उधर जाऊँ, और कायरा साहब भी अपने एजेंडे के ऊपर आपको ब्रीफ़ करेंगे जिसकी काबीना ने आज मंजूरी दी है। तो मैं शहरी रहमान साहिबा को से दरख्वास्त करूँगी कि वो जो आज हैज़रस वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी पाकिस्तान में पहली दफ़ा जिसकी मंजूरी दी गई है काबीना की तरफ से, और इसके बाद इसके क्या खदोखाल हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा और सूबों के साथ किस तरह मुशावरत के बाद ये इसका एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। वो शहरी, ओवर टू यू फॉर दिस ब्रीफिंग। सब इसमें बोलें। हाँ ठीक, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगी कि आज एक संगे मील पॉलिसी आज की काबीना ने मंजूर किया है जो माहौलियाती मिनिस्ट्री से आई है।
کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے. یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری اس کو موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے. لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے. کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کے ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے. اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے. پاکستان میں آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے. اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹمز میں، یہی وجہ ہے. اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے. صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے، ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک ویسٹ، کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں. اس کے ساتھ فائنینشیل اور دوسرے سسٹینیبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں، اور سینٹر کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے، ریگولیٹری فریم ورک بنانا. یو کین ٹاک لیٹر. ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی. ابھی تک یہ نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2019 میں مثلاً کوئی 624 کنٹینر، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی، بڑی سٹوری بنی تھی، 624 کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے، اور ایک نہیں، وہ بہت سارے جمع تھے اس میں، جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈمپ کیا تھا. اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کے یہاں کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا. ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی، اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80,000، اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ 80,000 ٹن آپ کے ملک میں تو ایک سالڈ ویسٹ یا جو نارمل ویسٹ ہوتا ہے 30 to 50 ہوتا ہے اپنے ملک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.